साइकिल पे घर घर जाकर दूध बांटने वाले का एक विधायक बनने तक का सफर कैसा रहा? सरल रहना, अच्छा व्यवहार करना और सरलता के साथ सबको मिलकर के बात करना, ये पॉजिटिव बात है या कोई नेगेटिव बात? 2014 के चुनाव में आप हार गए। 25 सालों में पलवल विधानसभा की सीट पर आप ही इकलौते ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने कमल का फूल खिलाया। तो काफी अच्छे आपके संबंध बताए जाते हैं कि खट्टर साहब के साथ काफी अच्छे संबंध हैं आपके। अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उनके साथ सर कैसा तालमेल बैठ रहा है अभी? कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं बाबा राहुल गांधी जी, उन्होंने जो ये टिप्पणी की, देखिए एक पूरे समाज को लेकर के ये टिप्पणी करना ये बिल्कुल गलत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच इंडिया लाइव के हमारे इस नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आपको पता है, अभी ही हरियाणा के लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। कुछ ही समय शेष बचा है। हम जा रहे हैं नेताओं के पास ताकि जनता को नेताओं की जो नीतियां हैं, उनके विचार हैं, उनसे अवगत करा सकें। इसी कड़ी को लेकर आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद लोकसभा की पलवल विधानसभा में, जहां से वर्तमान विधायक हैं श्री दीपक मंगला जी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो जो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा वो सबसे पहले यही है और हमारी जनता भी यही जानना चाहेगी कि आपका जो राजनीतिक जीवन है, कहां से सब कुछ शुरू हुआ, किस तरह राजनीति में आना हुआ, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मयंक जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। देखिए, मैं शुरू में संघ की शाखा में जाता था जी। और जब मैं पढ़ता था तो संघ की शाखा में मेरा जाना होता था। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद के नाते मैंने काम करना शुरू किया। उसके बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे में आया और भारतीय जनता युवा मोर्चा में पलवल का अध्यक्ष रहा। उस नाते मैंने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करना शुरू किया और पहली बार मैंने पलवल से नगर परिषद का एक पार्षद के रूप में मैंने चुनाव लड़ा और मैं वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीता। पलवल में सबसे ज्यादा उन वोटों को से मैं जीता। सबसे मेरा राजनीतिक शुरुआत हुई। अच्छा सर, एक किस्सा आपके बारे में लोग बताते हैं, जैसा हमें पता लगा लोगों से जाना, कि एक समय था जब आप साइकिल पर घर घर जाकर दूध बांटा करते थे। उसके बाद मिठाई की दुकान भी आपने चलाई है। तो साइकिल पे घर घर जाकर दूध बांटने वाले का एक विधायक बनने तक का सफर कैसा रहा और किस तरह आप इसको देखते हैं? देखिए मयंक जी, मैं हमारी दुकान मिठाइयों के, मेरे उसमें मेरे दादाजी भी बैठते थे, फिर मेरे फादर बैठते, मैं भी लंबे समय तक बैठा, मेरा भाई भी बैठा। तो मैं उस समय जब मैं बैठता था तो मैं दूध मोहल्ले में घरों में जाकर के मैं दूध दे करके आता था जी। और मेरे फादर कहते थे कि भाई जाओ घरों में दूध, तो मैं दे करके आता था। लेकिन जब मैं दूध दे करके आता था उसका मुझे, जब मैं नगर परिषद के अंदर पार्षद, क्योंकि मैं उसी वार्ड से लड़ा जिस वार्ड में आज भी हमारी दुकान है, रात से नहीं काफी सालों से, 100 साल से ज्यादा हमारी दुकान हो गए, आज भी दुकान है। अच्छा, आप आज भी चलाते हैं दुकान? आज भी दुकान है हमारी। जाना होता है सर? हाँ, जब भी मेरे को समय मिलता है तो मैं वहां जाता हूँ। और पहले तो जब मैं पार्षद था तो वही मेरी दुकान पर भी बैठता था, वही मेरा ऑफिस हुआ करता था। और एक पार्षद बनने में जो मेरी दुकान है, क्योंकि मैं दूध भी बांट करके आता था तो सबसे मिलना जुलना रहता था, संबंध संपर्क, वो भी मेरी एक राजनीतिक कड़ी में, मेरे को राजनीतिक जीवन में बहुत अहम भूमिका मेरी उससे रही। और निश्चित तौर पर मैं बांटता था। ये कोई काम करना, कोई, ये तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। और अब भी जब मुझे मौका लगता है मैं आज भी अपनी दुकान पर जाकर के बैठ जाता। अच्छा, एक किस्सा और आपकी विधानसभा से जुड़ा हुआ है। जब ग्राउंड में जाते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक जो आपके व्यवहार को लेकर सुनने को मिलता है वो ये है कि देखिए, शासन और प्रशासन दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है।
तो प्रशासन को लेकर जो एक लोगों के बीच एक अब जो बनाया हुआ माहौल है वो ये कहता है कि मंगला जी प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ बड़े ही मृदुल स्वभाव से, बड़ा मीठा-मीठा बोल के इस तरीके से मतलब शांतिपूर्ण तरीके से व्यवहार करते हैं, जिससे होता क्या है, ऐसा लोगों का कहना है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो काम में थोड़ा ढील कर देते हैं। ये बात कितनी सच है, कहाँ तक सच है और क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं ही एक बार आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी, सरल रहना, अच्छा व्यवहार करना जी। और सरलता के साथ सबको मिल कर के बात करना, ये पॉजिटिव बात है या कोई नेगेटिव नहीं बात सब है? ये नेगेटिव नहीं है। कई बार होता ये है, ऐसा लोगों का मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि जब आपका जो स्वभाव है, कहीं न कहीं अधिकारियों के प्रति थोड़ा-सा एक होना चाहिए देखिए कि काम को थोड़ा वो सीरियस लें, जो आप तो थोड़ा-सा हो देखिए जाता है उस चीज़ को देखिए लेकर। जब हमारे विपक्ष के साथियों को कुछ कहने को ना हो, तो वो कुछ तो निकालेंगे, लेकिन ये भी उनको उल्टा उल्टा पड़ता है। आम जनता में रहना, आम जनमानस के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारा स्वभाव सरल होना चाहिए। जहाँ तक अधिकारियों की बात है, अगर कोई अधिकारी किसी भी तरह की काम में कोताही बरतता है, तो उसको बख्शने का काम हम बिल्कुल नहीं करते। उसका इलाज करना भी जानते हैं और उससे हम अपने कामों को करवा करके, निकलवा करके कामों को करवाना भी जानते हैं। अगर कहीं कोई अधिकारी कहीं भ्रष्ट तरीके से कोई काम हमें करता पाया भी जाता है, तो उसका इलाज करने का भी हम काम करते हैं। लेकिन जो काम अच्छा अधिकारी करता है, तो उससे हमारा व्यवहार भी अच्छा ही होना चाहिए। तो मैं तो इसको एक अच्छी ही बात मानता हूँ। मैं तो औरों से भी कहता हूँ कि हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अधिकारी भी हैं और आम ज जनमानस भी है, लेकिन जो गलत काम करे, उनके प्रति हमें सख्त रवैया अपनाना चाहिए और वो सख्त रवैया हम अपनाते भी हैं। जी। सर विधानसभा के 2 चुनाव आपने लड़े, 2014 और 2019। 2014 के चुनाव में आप हार गए और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने आप पर फिर से भरोसा जताया और पुनः आपको पलवल विधानसभा से मैदान में उतारा। इस बार आपने 28,296 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसमें कि जो कांग्रेस के बड़े जाने-माने नेता हैं अ, हुड्डा साहब के समधी भी कहा जाता है, करण दलाल जी को आपने पराजित किया। अच्छा, अगर पलवल विधानसभा का इतिहास हम लोग उठाकर देखते हैं, तो 1982 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी पलवल से। 32 सालों में पलवल विधानसभा की सीट पर आप ही इकलौते ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने कमल का फूल खिलाया। आपकी 2014 की हार को आप किस तरह देखते हैं? फेलियर्स को किस तरह डील करते हैं? और 2019 में जब आपने सीट पलवल की निकालकर पार्टी की झोली में डाली, तो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की क्या प्रतिक्रियाएं थी? और 2014 के बाद जो फेलियर था उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, 2014 में जी, जब मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया, जी, तो मैं उसको हार नहीं मानता। देखिए, ऐसे व्यक्ति को हराना जिसने काफ़ी समय तक यहाँ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हो, उस व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ना। और मुझे इस बात को भी कहने में बहुत बड़ी आपत्ति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारा यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर उन दिनों में जो प्रभाव कम था। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने एक-एक कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की, बूथ स्तर पर जाकर के मेहनत की और एक अच्छी वोट हमें उस चुनाव में मिला। मात्र हम 4800 वोटों से उसमें अ, हम चुनाव को हारे। लेकिन एक ये मैसेज गया लोगों के अंदर कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ने के साथ सारे क्षेत्र के अंदर एक मैसेज भी गया। और जो जिसे आप बात कर रहे हैं चौधरी करण सिंह दलाल की,
उनको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा और उस समय हमें सभी क्षेत्र पलवल विधानसभा के सभी क्षेत्रों से अच्छा भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हमारे यहाँ के आम जनमानस ने हम पर जताया। और 2014 के बाद हमने लगातार प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी बने और लगातार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए विकास राशि दी। मुझे भी उनके सहयोगी के नाते पॉलिटिकल सेक्रेटरी के नाते मुझे दायित्व सरकार के अंदर मिला और हमने इस पलवल क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हमने करवाए और लोगों का भरोसा विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कायम हुआ वो लगातार वो भरोसा विश्वास आम जनमानस का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हुआ, हम सब पर हुआ। और 2019 के चुनावों में वो भरोसा और विश्वास ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और वो लगातार वो जीत हमारी चली आ रही है, चाहे वो हमारे सरपंचों के चुनाव रहे हों, चाहे वो हमारे ब्लॉक के चुनाव रहे हों, चाहे हमारे जिला परिषद के चुनाव रहे हों, चाहे हमारे नगर परिषद के चुनाव हुए हों, चाहे अभी लोकसभा के जो अभी हमारे चुनाव हुए हैं। पलवल विधानसभा से हम रिकॉर्ड तोड़ वो जो हमारी स्थिति है हम उसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं और वो स्थिति आज जो भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम सबके ऊपर हमारी क्षेत्र की जनता को है, पलवल विधानसभा क्षेत्र की जनता को है, वो आज भी बना हुआ है। जी, जन सुनवाई शनिवार और इतवार आपके निवास पे जन सुनवाई होती है, मतलब जनता दरबार लगता है बेसिकली कि जो भी आपके पलवल विधानसभा के अंतर्गत आपके आते हैं, वोटर्स हैं आपके, जो अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आते हैं। तो ये जन सुनवाई कितनी कारगर साबित हो रही है, निवारण हो रहा है लोगों का? देखिए, शनिवार इतवार वो तो हमने 2 दिन एक परमानेंट कर रखे हैं क्योंकि कई दफे क्या होता है कि किसी समय एक वो तो हमने फिक्स समय कर रखा है कि भाई शनिवार इतवार को मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलना होगा, उनकी कहीं उनसे कोई उनके कोई विकास के काम है, कहीं उनकी दिक्कतें, उनको लेकर के हम आपस में बैठ करके संवाद करते हैं और उनको हम दूर करने का और उनको दूर भी करते हैं। लेकिन उसके अलावा वैसे तो मेरा यही प्रयास रहता है, मैं जब यहाँ पलवल के अंदर होता हूँ तो मैं सुबह एक बार घर से जब मैं निकलता हूँ उससे जाने से पहले जो भी लोग होते हैं उनसे मेरा मिलना होता है। मंगल बुधवार को मेरा चंडीगढ़ होता है, विधानसभा की सब्जेक्ट कमेटी इसकी मीटिंग होती है। तो इस दौरान जब भी मैं यहाँ होता हूँ तो सुबह एक बार मेरा लोगों से मिलना होता है और शनिवार इतवार को मिलता हूँ। निश्चित तौर पर शनिवार इतवार के दिन भी जो लोग आते हैं तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सीधा उनको मिलना होता है, उनको इधर उधर नहीं घूमना पड़ता। तो वो एक हमने समय इसलिए तय कर रखा है। उसका मुझे भी ये फायदा होता है कि मुझे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता चल जाता है, फिर मैं उन समस्याओं का समाधान करने का अपनी तरफ से प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री से दूर करवाने का काम करता। सर, हमने सुना है, जैसा हमें पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, उनके आप राजनीतिक सचिव भी रहे, जैसा भी आपने बताया भी था। तो काफी लंबे समय तक आपने उनके साथ काम किया, तो काफी अच्छे आपके संबंध बताए जाते हैं कि खट्टर साहब के साथ काफी अच्छे संबंध हैं आपके। अब वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उनके साथ सर कैसा तालमेल बैठ रहा है अभी? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। और हमारे आज केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे। जब हम युवा मोर्चा के नाते काम करते थे, नीचे स्तर पर हम काम करते थे, तब भी हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और निश्चित तौर पर जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मुझे उनके बीच में रहने का, उनके साथ रहने का पूरे 5 साल मुझे मौका मिला। तो बहुत कुछ प्रशासनिक गतिविधियों को, सरकार चलाने के तरीके को, उनके साथ रहने से मुझे इस बात का भी बड़ा फायदा हुआ। और बहुत पहले से ही उनके साथ काम करते हुए आए हैं। उनके पार्टी के अंदर एक
संगठन को मजबूत करने की उनकी कार्यशैली अपनी अलग थी और जिस तरीके से उन्होंने सरकार को चलाया, हरियाणा प्रदेश की सरकार को चलाया, नए-नए हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने काम किए और जिस तरीके से डिजिटल को लेकर के वो आगे बढ़े, ऐसे बहुत उन्होंने प्रदेश के अंदर काम किए जिनको आज प्रदेश की जनता चाहे वो बिना खर्ची के नौकरियों देने की बात करी। जिस तरीके से उन्होंने ऐसे बहुत से विकास कार्य हमारे प्रदेश के अंदर कराए और जहाँ तक आप अब हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, मैंने और उन्होंने भी युवा मोर्चे में भी लंबे समय तक काम किया और हम चुनावों में भी पीछे जब उत्तराखंड के चुनाव थे तो मैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हम सब ने वहाँ पर प्रचार का काम किया। विभिन्न स्टेटों में हम जाकर के पार्टी के प्रचार के काम करते हैं और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के नाते और हमने काम भी किया। निश्चित तौर पर एक मित्रता के नाते भी हमने काम किया और बहुत अच्छे संबंध है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के नाते हम सबके अच्छे संबंध हैं और मैंने भी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने भी आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके साथ भी हमने बहुत काम किया, बहुत कुछ उनसे सीखा, सबसे बहुत अच्छे मधुर संबंध है। जैसा आपने अभी बताया कि आपके जो वर्तमान विधायक हैं नायब सैनी जी, उनके साथ भी पुराने संबंध रहे हैं और जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके साथ भी आपके काफी अच्छे संबंध रहे हैं। अच्छा, एक चर्चा जो पलवल विधानसभा के साथ पूरे प्रदेश में हर बार चलती है, बार बार ये सुनने में आता है जी, दीपक मंगला जी को इस बार मंत्री पद, अभी पीछे शपथ ग्रहण समारोह थे तब भी आपका नाम 2 दिन लगातार दिन चलता रहा। इसके बावजूद भी अभी तक कोई मंत्री पद को लेकर, जबकि पलवल की जनता का ऐसा कहना है जी ये योग्य है, या और भी कई बार चर्चा बनती है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए ये पार्टी तय करती है और वैसे भी किसी को मंत्री बनाना ना बनाना ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है और पार्टी तय करती है किसकी भूमिका कहाँ है, कैसे है। मैं पीछे चुनाव हार गया, चुनाव हारने के बाद भी मुझे मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला, सरकार में काम करने का मौका मिला। ये पार्टी नेतृत्व तय करता है और जहाँ पार्टी नेतृत्व जो जिम्मेवारी देती है, कार्यकर्ता उसको सहर्ष स्वीकार करके अपने दायित्व को निभाता है। जी। सर देखिए, जैसे अभी आपको 5 साल हो गए, पलवल के होने वाले हैं, पलवल के वर्तमान विधायक के रूप में आप हैं। तो आपसे पहले जो पूर्व में विधायक रहे, उनका जो कार्यकाल था, कैसा रहा? उसमें ऐसे कौन से कार्य थे जो नहीं हो पाए और आपने अब वो किए हैं? पहले पलवल की क्या स्थिति थी और अभी वर्तमान में आप पलवल की क्या स्थिति को देखते हैं? मतलब किस तरह आपने कुछ अपने काम किए, जिन मुद्दों को आपने पिछले चुनाव में रखा कि ये सभी मुद्दे हैं, बदलाव होना चाहिए, जनता ने आपको वोट दिया, आप विधायक चुने गए, उसके बाद आपने उन मुद्दों पे काम किया? क्या किया? वही थोड़ा-सा आप देखिए हमने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रांत के अंदर बनी। जी। अगर मैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, मैं बात करूं हमारे इस पलवल क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए और ऐसे काम हुए हैं जिनको आज हमारे पलवल विधानसभा क्षेत्र की जनता जिनकी बहुत सराहना भी करती है। जैसे मैं अगर बात करूं हमारे इस पलवल के अंदर दुधौला गांव में विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो पहले यूनिवर्सिटी वहीं हुआ करती थी जहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे इस पलवल के क्षेत्र को विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी दी और वो भी देश की पहली यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस पलवल के अंदर। मैं शिक्षा की बात करूं, पलवल ही केवल एक ऐसा जिला था जहां कोई नवोदय विद्यालय नहीं था। आज हमारा रसूलपुर गांव के अंदर 28 एकड़ में नवोदय विद्यालय बन करके तैयार होकर के कई सालों से वो विद्यालय हमारे यहाँ चल रहा है। पलवल की ITI हाईटेक ITI हुई है। अगर मैं बात करूं रोड्स की, KGP, KMP, दिल्ली बड़ौदा रोड,
पलवल से लेकर के सोनीपत तक रेल कॉरिडोर का काम बड़ी तेजी से कर रहा है। जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, पलवल का एलिवेटेड फ्लाईओवर। अगर आज मैं बात करूं हमारे इस पलवल के क्षेत्र में, चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे वो रेल मार्ग है, और जेवर एयरपोर्ट के बाद तो ये हमारा हवाई मार्ग से भी हमारा जुड़ेगा। ऐसे अनेकों काम हमारे इस कार्यकाल में हुए हैं। और अभी पीछे मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी पलवल में आए थे। एक रैली में हमने हमारे यहाँ पलवल क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में दैनिक आदि पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर, पुनाना पिना को बहुत यात्री हमारे बल्लमगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा जॉब करने के लिए, मजदूरी करने के लिए बहुत लोग हमारे जाते हैं। उनको उनको एक बहुत बड़ी सौगात बल्लमगढ़ से लेकर के पलवल तक मेट्रो की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी मैं ने इसी मुद्दे पे आने वाला था कि मेट्रो कब तक आ जाएगी पलवल में? उसकी डीपीआर बन रही है जी। ये बहुत बड़ा काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं अगर बात करूं हमारे यहाँ पलवल में जो हमारा खादर का क्षेत्र है, वहां पर बिजली की बहुत भारी दिक्कत थी। वहां 66 केवी का पावर हाउस हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, वो बन करके तैयार हो गया। हमें दो पेंटून पुल गुरुवारी के अंदर, थंतरी के अंदर हमें दिए। बहुत बड़ी दिक्कत हमारे वहां के लोगों को जमुना पार करने के अंदर आती थी। हमारे रसूलपुर का आरओबी, बामनी खेड़े का आरओबी, दो आरओबी, पहले पिछली सरकारों के दो मुख्यमंत्रियों की घोषणाएं थी, केवल घोषणाएं लेगी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं भी की और वो बन करके हमारे तैयार हो गए। आज उनमें लोगों का सहज रूप से आवागमन हो रहा है। पलवल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हमारा सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 189 करोड़ रुपए से अमृत योजना का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। हमारे इस पलवल के अंदर, पलवल की आईटीआई को हाईटेक आईटीआई किया है। हमारे इस पलवल के अंदर बड़ौली ब्लॉक बनाया, बड़ौली के अंदर महिला कॉलेज बनाया। हमारे इस एक इंडोर स्टेडियम हमारे पलवल के अंदर 1200 की कैपेसिटी का बन करके हमारा तैयार हो गया है। हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था जब छठ मैया का पूजन आए वो अपना पूजन कर सके। आज हमारा 2 एकड़ के अंदर छठ मैया का पौंड बन करके वो एक स्थान बन करके वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी सौगात हमारे पूर्वांचल भाइयों के लिए रही है। आज हम कोई भी शहीदी स्मारक हमारे यहाँ पलवल के अंदर नहीं था। आज हम जाएं तो शहीद उधम सिंह पार्क में शहीदी स्मारक बन करके हमारा तैयार हो गया, जिसमें हमारे पूरे जिले के शहीदों के नाम नामांकित हैं। आज कभी भी कोई भी हमें शहीदों को याद करने की बात आती है तो हम उस शहीदी स्मारक पर जाकर के हम अपने उन शहीदों परिवारों को याद करते हैं। अनेकों मैं अगर बात करूं पलवल की, पलवल के अंदर हमने जो हमारा सरकारी अस्पताल है, आज वहाँ सीटी स्कैन भी है, आज वहाँ डायलिसिस की 10 मशीनें हैं, आज वहाँ पर प्रीमेच्योर बच्चों की नर्सरी है। अगर मैं बात करूँ आज वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट है, आज 2000 से ज्यादा की वहाँ पर ओपीडी है। आज बहुत विकास कार्य हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने करवाए हैं। पहले हैवी ड्राइविंग के लाइसेंस झज्जर के अंदर बनते, आज हमारे पलवल के बस अड्डे के अंदर बन रहे हैं। हमने जब भी जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पलवल क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि मांगी, दिल खोल करके हमें विकास राशि दी। इसका बहुत बड़ा परिणाम ये रहा कि हम बहुत अच्छी वोटों से हम जीत करके 2019 में विधानसभा का भी चुनाव जीत करके आए। आगे आने वाले जितने भी चुनाव हमारे यहाँ पर हुए उन चुनावों को भी हम बहुत अच्छी वोटों से जीते हैं। और 2024 के हमने लोकसभा के चुनाव को भी जीता है और विधानसभा के चुनाव को भी हम बहुत अच्छे से इन विकास कार्यों के उससे ही हम जीतेंगे। जी सर, देखिए, जब कोई भी राजनेता जनता के बीच जाता है, अपने मुद्दे रखता है कि यदि आप मुझे चुनते हैं तो मैं विकास कार्य करूंगा, ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर अपने हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम होगा, यही होता है। इसके बाद जनता वोट करती है, प्रतिनिधि चुना जाता है और फिर वो अपने विकास कार्य कराता है। इस तरह चीजें चलती हैं और नहीं करवा पाता क्योंकि सत्ता में नहीं होता या विधायक नहीं है या कोई पद नहीं है, कैसे काम करवा पाएंगे क्षेत्र के लिए, इस तरह से। आपके केस में उल्टा है, पलवल की जनता ऐसा कहती है
कि विधायक जी 2019 से पहले जब विधायक नहीं थे बहुत काम कराते थे, पलवल के अंदर बहुत काम कराए, सड़कों को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो, विधायक जी ने बहुत काम करवाए। लेकिन विधायक जी जब से विधायक बने हैं 2019 के बाद कामों में थोड़ी ढिलाई होने लगी है, समय से वो चीजें हो नहीं पाई। आरओबी की बात करते हैं, रेलवे ओवरब्रिज रसूलपुर 2 साल में बनना था, 6 साल लग गए। एलिवेटेड रोड की बात करते हैं, 6 साल लग गए। पेलक इंटरचेंज को बनाने में भी काफी समय लगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लगातार विकास कार्य हो रहे, लेकिन कोरोना बीच में आया, 1.5 साल हमारे काम रुक गए। उन 1.5 साल के काम रुकने की वजह से जो काम हमारे रुके थे, उन कामों ने आज फिर गति पकड़ी है। जो आप बात कर रहे हैं रसूलपुर आरओबी की, आज वो हमारा रसूलपुर आरओबी बनकर के तैयार हुआ। निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि उस कार्य को करने होने में थोड़ा समय लग गया, वो कोरोना की वजह से समय लगा। कुछ रेलवे विभाग का जो रेलवे के ऊपर का जो पार्ट बनना होता है, तो रेलवे विभाग की वजह से भी थोड़ा सा हमारा वो काम डिले हुआ, तो वो मैं मानता हूं। लेकिन आज वो हमारा बन करके तैयार है। देखिए, जब कहीं कोई कई दफे रुकावट दिक्कत आती है, ये तो एक आपदा थी जब कोरोना जी, काल आया, उसमें हमारे कोरोना काल बहुत से में तो विकास कार्य हुए। निश्चित तौर पर उसका असर प्रभाव हमारे इस रसूलपुर वाले आरओबी पर भी पड़ा। लेकिन आज वो हमारा उसके बाद उस कार्य ने हमारी गति पकड़ी, तेज पकड़ी। आज वो हमारा बन करके तैयार हो गया, सरपट वहां से गाड़ी आ मतलब जा रही। दूसरे शब्दों में कहें तो 5 साल के कार्यकाल में समय 3 साल का ही मिला, देखिए, मैं 3 साढ़े 3 साल का देखिए ऐसा। अभी बहुत विकास कार्य आज भी हमारे हो रहे हैं। अभी बीच में हमारा लगभग 2.5 महीने आचार संहिता हमारी लग गई। देखिए, समय समय पर, लेकिन काम करने की गति हमारी मौका मिलते ही वो गति हमारी तेज हो जाती है। आज हमारे कामों की बड़ी, आप आज पलवल में जाकर के देखिए, बहुत जगह हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं। विकास के लिए बहुत राशि हमारे पास आ रही है। विकास कार्यों के लिए राशि की कोई कमी नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, केंद्र सरकार में हमारे मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, हम जो भी विकास कार्य की बात करते हैं, रिकॉर्ड तोड़ विकास राशि हमें मिल रही है, और वो विकास के कार्य हमारे इस क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं। एक किस्सा जुड़ा हुआ है पलवल एलिवेटेड रोड और नितिन गडकरी जी के साथ आपका, वो क्या किस्सा है एलिवेटेड रोड को लेकर? नितिन गडकरी जी से कुछ देखिए मुलाकात कुछ? देखिए, जब ये जो हमारा एलिवेटेड जी, फ्लाईओवर बना है, ये क्या था कि हमारा केएमपी का उद्घाटन होना था पलवल से लेके मानेसर तक। तो जब ये इसका उद्घाटन होना था, तो हमारे यहाँ के एससी हैं, उन्होंने मेरे को कहा वो तय हो गया, मानेसर से होना है। तो मुझे उन्होंने बोला कि अगर ये उद्घाटन पलवल से हो जाता, केएमपी का पलवल, तो जो आपका ये आरओबी है, जो ये पलवल एलिवेटेड फ्लाईओवर है, हमारे गडकरी जी भी यहाँ होते, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ होते, आप इसकी घोषणा करवा लेते, आपका एलिवेटेड फ्लाईओवर बन जाता था। क्योंकि पहले ये एक फ्लाईओवर बन रहा था, अगर वो फ्लाईओवर बन जाता तो ये पलवल 2 हिस्सों में बट जाता था। और 2 हिस्सों में बंटने के कारण इसमें कोई बीच में कट, केवल एक तो किटवाड़ी चौक के ऊपर था, क्योंकि किटवाड़ी हमारे पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल का गांव है, केवल एक वहां कटता और एक अलालपुर चौक पर कटता। जो हमारा मीनार गेट से आने वाला रोड है, बस अड्डा है, जहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी कोई कट नहीं था। हमारा रसूलपुर रोड पे भी कोई कट नहीं था। स्थिति ये होती है, पलवल 2 हिस्सा में बढ़ जाता। अगर हमारा कोई कॉलोनी कैंप का भी व्यक्ति अगर कोई रेलवे स्टेशन पर जाता, तो पहले वो बस अड्डे को क्रॉस करके अलालपुर चौक पर जाता, वहां से यू टर्न लेता, फिर रेलवे स्टेशन पर जाता। ये बहुत बड़ी दुर्गति, बहुत बड़ी दुर्दशा हमारे इस पलवल क्षेत्र की हो जाती। इसलिए हम ये चाहते थे कि यहाँ पर कट भी हो, एलिवेटेड फ्लाईओवर बने। तो
मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय मनोहर लाल खट्टर जी थे। मैंने उनको रात को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा कि केएमपी का माननीय सर से तो बहुत उद्घाटन होते रहते हैं, हमारा पलवल का क्षेत्र बॉर्डर पर बसा हुआ क्षेत्र है। अगर आप इस केएमपी के उद्घाटन को पलवल से कर देंगे, तो हम सब में एक उत्साह का वातावरण बन जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तय तो वहाँ से हुआ है, तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ, कहाँ होता है, लेकिन वहाँ कहाँ करेंगे कार्यक्रम? मैंने कि हम जहाँ भी स्थान वहीं हम कार्यक्रम करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधे घंटे बाद मुझे दोबारा फ़ोन करके कहा कि 3 बार उद्घाटन होना है कि आप उद्घाटन करवाइए। तो मैंने जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उस दिन हमारे पलवल में माननीय गडकरी जी आ रहे हैं, हमारे एलिवेटेड की भी घोषणा करवा देना। तब माननीय मुख्यमंत्री जी हँस करके मुझे फ़ोन पर बोले, बदमाश इसीलिए तुम यहाँ के लिए कर रहे थे। अच्छा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने इस माँग को आदरणीय गडकरी जी को रखा और गडकरी जी ने भी 1 मिनट के अंदर उसकी हमारी मंजूरी दे दी और वो हमारा बन करके तैयार हो गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर एक इंटरचेंज, क्योंकि फंड से जुड़ा हुआ भी कुछ किस्सा है कि कहीं और के लिए वो पैसा शायद आवंटित हुआ था, नहीं, वो रिक्वेस्ट करी तब जाके सिकंदरा के अंदर एक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना था जी, लेकिन उसमें कोई टेक्निकली दिक्कत की वजह से वो नहीं बन पा रहा था। तो वो हमें जब माननीय गडकरी जी की घोषणा हो गई, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो गई, उसके बाद फंड का तो कोई विषय नहीं रहा। लेकिन उस समय फंड की भी यूँ दिक्कत नहीं थी। वो सिकंदरा एलिवेटेड फ्लाईओवर का पैसा, कोई फंड की दिक्कत नहीं थी, उसमें टेक्निकली दिक्कत, इसलिए वो जल्दी से वो पैसा में फंड का इशू नहीं था, वो उधर का इधर वो वहाँ का इशू था। लेकिन हमारा जल्दी वो बन करके तैयार हो गया और आज आप देखते हैं एलिवेटेड फ्लाईओवर को बनने से हमारे इस पलवल की तस्वीर बदली। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, एक बार हमारे इस एलिवेटेड फ्लाईओवर पर जाकर के, शायद आपने नहीं, देखा, मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ वहां से, मैं कई बार आता जाता हूँ, तभी मैंने ये जिक्र छेड़ा, काफी अच्छा बना हुआ है। सर, लोकसभा सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही एक टिप्पणी की या एक बात रखी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद को हिंदू बताते हैं वह हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। काफी गरमाया मुद्दा, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं बाबा राहुल गांधी जी, उन्होंने जो ये टिप्पणी की, देखिए एक पूरे समाज को लेकर के ये टिप्पणी करना, ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे देश भर में इसकी घोर निंदा हुई है। इस तरह की टिप्पणी करना इतने ऊंचे पद पर जिम्मेवार व्यक्ति को शोभा नहीं देता और इसकी पूरे देश के अंदर इसकी निंदा हुई है और हम सब भी इसकी पूर्ण तरीके से निंदा करते हैं, भरपूर तरीके से हम निंदा करते हैं। ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करना, पता चलता है कि वो कितने जिम्मेवार व्यक्ति हैं। जी, सैनी साहब से जुड़ा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ एक किस्सा मुझे याद आता है कि अभी लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले मैं एक विधायक जी के यहाँ मौजूद था और मेरी भेंट सैनी साहब से हुई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और काफी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अंदर ही बैठ के बातें हो रही थी। तो सैनी साहब के चेहरे पर सिकन थी टिकट को लेकर कि आगामी लोकसभा चुनाव में मेरी टिकट होती है, हर को मेरी टिकट मिलेगी नहीं। अच्छा, उसके बाद मुलाकात हुई, काफी चर्चा हुई और सामने हम बैठे हुए थे। 2 दिन बाद मैं कहीं बाहर चला गया, हिल स्टेशन, तो मेरा फोन स्विच ऑफ था और जब मैं 2 दिन बाद वहां से वापस लौटा तो सैनी साहब मुख्यमंत्री के रूप में मुझे मिले हरियाणा के। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं कि पार्टी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जी, निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी बहुत सरल और सहज स्वभाव के हैं। कार्यकर्ताओं से उनका सहज रूप में मिलना, और जब से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी बने हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के भी द्वार खोल दिए। कोई भी कार्यकर्ता कभी भी जाकर के सीधा
मुख्यमंत्री जी से मिल सकता है। देखिए, मुझे लगता नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जहाँ शीर्ष नेतृत्व जिसका जहाँ दायित्व दे देता है, वहाँ मिल जाता है। और निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी के बनने के बाद निश्चित तौर पर जो हमारे विकास कार्य पहले चल रहे थे, उन विकास कार्यों में और गति आई है और एक अच्छा संदेश सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली की भी बहुत जगह प्रशंसा हो रही है। जी। अभी अभी हाल फिलहाल में सैनी साहब के साथ आप अयोध्या रामलला जी के दर्शन करके आए थे। सभी विधायकों को साथ लेकर गए थे। वो फ़ोटोज़ वगैरह आपने डाली थी आपके फ़ेसबुक वगैरह पे हम लोगों ने देखा, स्क्रॉल किया। तो देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक गण साथी, हम सब रामलला जी के दर्शन करने गए थे। निश्चित तौर पर आशीर्वाद लेने गए थे और वहाँ होकर के आए। अच्छे उसमें हम यात्रा करके आए, होकर के आए और प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी साथियों ने आशीर्वाद रामलला जी के दर्शन करके लिया और जाकर के एक अच्छी सुख की अनुभूति हुई। अच्छा सर, एक बार फिर से लोकसभा पे आते हैं। लोकसभा चुनाव इस बार जब हम लोगों ने देखे, अब तक मैं जो चुनाव देखते आया हूँ, उनसे थोड़ा अलग दिखा। अलग क्या दिखा कि आपका विपक्ष यानी गठबंधन, इंडिया गठबंधन बार-बार हर मुद्दे पर संविधान को आगे लाता हुआ दिखा। हर मुद्दे पर संविधान की रक्षा करनी चाहिए या संविधान खतरे में है। बार-बार, बार-बार संविधान को आगे रखा गया इस पूरे लोकसभा चुनाव में विपक्ष के द्वारा। इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? किस हद तक ये ठीक है और क्या है? संविधान खतरे में है वाक़ई? देखिए, पूरे देश की संविधान के प्रति पूरी आस्था है। हमारे देश के अंबेडकर जी ने जो संविधान के निर्माता हैं, संविधान की जिन्होंने रचना की, आज संविधान हमारी निष्ठा का प्रतीक है। उस संविधान को लेकर के अपने जगह-जगह लेकर के जाना मैं इसको उचित नहीं मानता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये बयान भी दिया, ये कहा भी है कि संविधान को बदलने की तो छोड़िए, संविधान को छेड़खान करने की भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता और संविधान के साथ छेड़खान करने की भी कोशिश की तो वो कांग्रेस के साथियों ने की। तो इसको लेकर के जिस तरीके से संविधान की मर्यादा है, उस मर्यादा को खंडित करने का काम इस कांग्रेस के शीर्ष नेता ने किया है। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बयान के बाद कि इस संविधान को बदल दिया जाएगा, ये बात उनकी, ये केवल जो झूठा भ्रामक प्रचार उन्होंने किया, असलियत जनता के सामने, यह केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए भ्रामक प्रचार किया। अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये केवल एक चुनावी मुद्दा था। अच्छा सर, पॉडकास्ट को खत्म करते हुए मैं एक आखिरी प्रश्न पे आपसे आऊँगा। पूर्व में जो पलवल के विधायक रहे, मंत्री भी रहे, करण दलाल जी, और वर्तमान में आप पलवल के विधायक हैं दीपक मंगला जी। करण दलाल जी और दीपक मंगला जी, दोनों की कार्यशैली में क्या फ़र्क है? देखिए, ये तो अगर आप ये सवाल जनता से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पलवल के अंदर भय और आतंक का वातावरण खत्म हुआ। पहले के कार्यकाल में झूठे मुकदमे दर्ज हुआ करते थे, एक भय का और आतंक का वातावरण होता था। आज पलवल के अंदर अमन, चैन, शांति का वातावरण है। कोई झूठा मुकदमा आज नहीं बनता है और इस आपस में भाईचारा बढ़ा है। एक बहुत बड़ा बदलाव विकास कार्यों के साथ-साथ ये भी पलवल की राजनीति के अंदर आया। जहाँ विकास कार्य तेज गति से बढ़ रहे हैं, वहां पर अपराधियों पर अंकुश लगा करके भय और आतंक के वातावरण को खत्म किया गया। झूठे मुकदमों को दर्ज होने का को बंद किया गया। जो राजनीतिक षड्यंत्र रच करके
वोटों की खातिर पूर्व के नेता झूठे मुकदमे दर्ज कराया करते थे, जो यहाँ से 20-20, 25-25 साल से लगातार विधायक रहे। चौधरी करण सिंह दलाल, आज उन पर अंकुश लगा है, उन पर रोकथाम हुई है और पलवल के अंदर आज अमन, चैन, शांति का वातावरण है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल से पहले पलवल में गुंडागर्दी और जैसे कि झूठे मुकदमे इस तरह की चीज़ें होती ये थी एक जो अब बहुत खत्म हो चुकी है। ये एक बहुत मुकदमे इस तरीके के दर्ज हुआ करते थे, लेकिन अब उन पे अंकुश लगा है। कोई 1-2 कोई किस्सा कोई जुड़ा हुआ हो ऐसा कोई बहुत मुकदमे ऐसे को लेकर कोई अनेकों आपके अनेकों पास आया हो ऐसा अनेकों कुछ? अनेक मुद्दे हैं, जब आप जनता के बीच में जाएँगे, लाइन लग जाएगी, आपको बताएँगे। झूठे मुकदमों को लेकर। अब वो चीज़ खत्म है। चुनाव आने वाले हैं। कुछ ही महीने शेष रह गए। तैयारी में लगेंगे आप। अब किसी भी राजनेता के पास हम जाते हैं और सवाल करते हैं, जी क्या विज़न है आपका? आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? बहुत सारे मुद्दे बता देंगे, जी हम ये करें। मैं आपसे नहीं जानना चाह रहा, आप बताएँगे मुझे और आप करेंगे भी जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन मैं एक मुद्दा आपसे जानना चाहूँगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप जनता के बीच जब जाएँगे, तो सबसे बड़ा एक सिर्फ़ एक मुद्दा कौन-सा ऐसा होने वाला है जिसको आप प्रायोरिटी पे रखेंगे सबसे फर्स्ट पे? नहीं, मुद्दा नहीं। देखिए, मुझे एक बात की चिंता जी। रहती है। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी भी, सभी लोगों की वो चिंता है, क्षेत्र के, प्रदेश के लोगों की भी चिंता है। धीरे-धीरे हमारे पलवल क्षेत्र के अंदर पानी का जल स्तर घट रहा है। यमुना वाला जो हमारा एरिया है, हमारा बैंसलात का एरिया है, जो हमारा खादर का एरिया है, वहाँ जो पानी का जल स्तर घट रहा है, ये चिंता की बात है। आज तो हमें खेती के पानी की दिक्कत हो रही है। आने वाले 20-30 साल के अंदर हमें पीने के पानी की भी दिक्कत होगी। तो हम ये चाहते हैं कि यमुना के ऊपर एक बैराज बने, ताकि उसके लिए हम प्रयासरत हैं। मैंने विधानसभा में भी इस बात को उठाया और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पलवल क्षेत्र के अंदर पानी का जल स्तर ऊपर उठे, पानी की समस्या आने वाले आगे के समय में इसकी समस्या का समाधान हो। इसको लेकर के मैं अपनी तरफ से भी बहुत गंभीर हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से पलवल क्षेत्र की जनता से भी ये अपील करता हूँ कि हम पानी को बचाएँ। पानी हम व्यर्थ में ना गँवाएँ। जिस तरीके से आज पानी की आवश्यकता हमको है, खेती के पानी की आवश्यकता हो, उसी तरीके से पीने के पानी की भी दिक्कत हमें आगे ना हो। हमारा ये क्षेत्र मेवात की भी प्यास को बुझाता है, हमारे क्षेत्र की भी प्यास को बुझाता है। बहुत पानी हमारे इस क्षेत्र से दूसरे जिलों के अंदर भी जाता है, तो वो ये समस्या आगे जाकर के ये समस्या ना बने। अभी इस समस्या की शुरुआत हुई है, इसको लेकर के हम गंभीरता से काम करेंगे, ताकि हमारे इस पलवल क्षेत्र के जल स्तर को हम ऊँचा ला सकें। जी। काफ़ी अच्छा और सराहनीय कदम है। जल की समस्या है उसको उस पे काम करना चाहिए और एक जनप्रतिनिधि का फर्ज़ बनता है कि जो भी जनता के मुद्दे हैं, समस्याएँ हैं, वो दूर किया जाए। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ मिलकर और जल्द ही दोबारा फिर बैठेंगे। अ, आगे के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और काफ़ी अच्छा समय आपके साथ बीता। एक बार आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को सभी को बता दीजिए कैसा रहा हमारे साथ का आपका एक्सपीरियंस इस पॉडकास्ट का और क्या संदेश जनता को आप देना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपकी सारी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया। पलवल क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आपने बात की और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से पलवल क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहूँगा कि हम पलवल शहर को, पलवल क्षेत्र को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए आम जनमानस का पूरा सहयोग हमें मिले और वो आपका सहयोग रहे और एक-एक पौधा हम ज़रूर रोपित करें, ना केवल हम पौधा रोपित करें, उस पौधे की भी देख-रेख करें। हम इस पलवल क्षेत्र को हरा बनाने में, इसको प्रदूषण रहित बनाने में और जल को बचाने में
हम सब आम जनमानस का सहयोग रहे, इस अपील के साथ एक बार मैं दोबारा आपके इस चैनल का और आपका बहुत-बहुत मयंक जी धन्यवाद भी करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।